नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस। मैं हूं रविंद्र सोनी, आपका होस्ट एंड एडिटर रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि एक त्वचा संबंधी रोग है। और इतना दुखदाई रोग है कि इसका तत्काल मतलब क्या कहना चाहिए कि इसका इमीडिएट तो वैसे भी कोई उपचार नहीं होता, बहुत लंबे समय इसका उपचार चलता है। कभी कभी लोग इससे 1 साल से लेकर 10 साल तक पीड़ित होते हैं। और इतना दर्दनाक देता है ये दर्द कि कई बार लोग सुसाइड तक की कोशिश करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि यार इससे तो जान चली जाए वो ज़्यादा अच्छा। और इस रोग का नाम है सोराइसिस। ये सोराइसिस एक ऐसा रोग है जो आपके मानसिक तनाव से लेकर के आपके खान पान तक किन किन कारणों से ये हो सकता है, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आयुर्वेद में इसके किस तरह के उपचार मौजूद हैं और आप किस तरह से आयुर्वेद की मदद से इस रोग से निजात पा सकते हैं। और इस सब जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ एक आयुर्वेद के बहुत जाने माने विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिन्हें डैनी डेविस के नाम से जाना जाता है। और वे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर डैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपने अपने इस वीडियो पॉडकास्ट में आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर डैनी देवसी मेरा नाम है। जी आयुष इंडिया वेलनेस मेरी कंपनी है। हम लोग मदुरई में हैं जी और आई एम चीफ एंड फाउंडर एंड चीफ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। जी। और तो स्किन दक्षिण में भारत तक हमारा हमारी थोड़ा पहुंच सा हो गई है दर्शकों। नहीं, आपकी ये पहुंच तो अभी आएगी, मलेशिया सिंगापुर में भी चली जाएगी, क्योंकि वहां पे मेरे पास हम लोग के पास करीब 800 के करीब पेशेंट्स हैं आज की ओह, तारीख में। लवली लवली। जी, हम लोग टेलीमेडिसिन से पहुँचते हुए ये हम्म। टेक्नोलॉजी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वाह। उसके उसी के माध्यम से हम लोग पहुँचे हैं। जी। तो मतलब जो जी, एंशंट विधा है आयुर्वेद की, उसको आपने मॉडर्नाइज कर लिया और उसके साथ टेक को भी जोड़ रखा है, ताकि आप ना बिल्कुल केवल सही। कोयम्बटूर सर ऐसा मतलब। होता है, जी आयुर्वेद में जो चिकित्सा बताई गई है ना, जी उसमें सिंपल सी एक चीज़ बताई गई है, युक्तिस्तु चिकित्सा, मतलब चिकित्सा युक्ति से होती है। जी ठीक है ना? तो जी आपको युक्ति मतलब उस पेशेंट को रिलीफ देना है। उसमें आप चाहे टेक्नोलॉजी यूज़ करें, चाहे वो जैसे इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, चाहे उसमें अगर चाहिए तो एलोपैथी रेफरल चलेगा, आपको यूनानी है, सो अगर आपको योगा करना है तो वो है। सारी चीज़ों का है, मतलब हम फोकस वो पेशेंट के ऊपर करते हैं। हम मरीज़ का इलाज करते हैं, रोग का इलाज नहीं करते। जी जी जी। तो चलिए जी। आज के इंटरव्यू की अब हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर डैनी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को साधारण और सिंपल भाषा में बताइए कि सोराइसिस क्या होता है, और क्या ये सिर्फ त्वचा का रोग है या शरीर के अंदरूनी असंतुलन, क्योंकि आयुर्वेद संतुलन की बात बहुत करता है। तो किसी तरह का इम्बैलेंस अगर बॉडी में होता है, ये उसका भी परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा सर, क्योंकि आज की तारीख में जो स्किन और स्किन डिसऑर्डर्स आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या यंग जनरेशन हो या सीनियर जनरेशन हो। इनकी जो तादाद है अभी स्किन के मामले में बहुत बढ़ रही है। ठीक है ना? सोरियासिस एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, जो त्वचा का एक रोग है, जिसमें कि क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में एक समझ लीजिए स्किन का जो है जो सेल्स हैं, जो सेल्स ऊपर वाले होते हैं, उसकी एक फैक्ट्री लगी होती है, समझ लीजिए आप। एक नीचे के लेवल पे फैक्ट्री लगी होती है, जो कि धीरे-धीरे जो स्किन के सेल्स हैं, लेयर बाय लेयर उसको ऊपर वो नॉर्मल प्रोडक्शन बढ़ाती रहती है। अब ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। सोरियासिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप सोच लीजिए उस वाली फैक्ट्री में अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन गफलत फैला दे कि आपको ऊपर जो स्किन है वो बहुत मर रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, आपको जल्दी प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। तब वो वहां पे वो आओ ना देखते हैं, दाव ना देखते हैं, सीधा के सीधा ये स्किन के ऊपर की उसी जगह की फैक्ट्री जो है वो चालू हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन करने लग जाती है। जब वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ स्किन्स जो है नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन ये ओवर प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, ये सीधा के सीधा जल्दी ऊपर पहुंचते हैं। जैसे ही जल्दी ऊपर पहुँचते हैं तो जो ऊपर वाली सतह होती है वो धीरे-धीरे मरने लग जाती है और वो धीरे-धीरे क्या होता है कि वो गिरने लग जाती है। इसीलिए जो सोरियासिस के पेशेंट है आप देखेंगे उसमें दाग रहता है और उसमें जो खुजली होती है तो उसमें से हल्की-सी रुएँ जैसे उठते हैं या डैंड्रफ जैसे लगता है या खुजली होती है, व्हाइट-व्हाइट पाउडर जैसे लगता है। तो क्या होता है उसमें उसको बोलते हैं स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है ना? और वो जो स्किन जो मोटी हबड़ी चमड़ी जैसे थोड़ी पपड़ी-सी बनती है, उसको प्लाक्स बोलते हैं। तो ये उसका एक नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है।
तो ये प्रॉब्लम होती है ना, ये ऑटो इम्यून है, मतलब ये शरीर के अंदर ही उसको एक तरह से एक गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिविटी मोड में चले जाते हैं। जी और वहीं पे वो स्किन के जो है वो उभार के साथ तो उसमें स्केलिंग होती है, उसमें क्या बोलते हैं, हल्की सी खुजली भी होती है, जी खारिश होती है, और जिसके बाद अगर बहुत ज्यादा खुजाएंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे घाव होने की भी टेंडेंसी रहती है। जी तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में सोरियासिस का है। ये किस कारण होता है, ये अपने जो जी एनवायरनमेंट के हिसाब से हो जी सकता है, फूड के हम हिसाब से हो बिल्कुल उस सकता पर है। भी आएंगे डॉक्टर साहब। अब चूंकि हम आयुर्वेद के जरिए सोराइसिस के इलाज की बात कर रहे हैं, तो जी मैं आपका थोड़ा ध्यान चाहूंगा कि आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो सोराइसिस को जी किस नाम से पहचाना जाता है और किस दोष के असंतुलन से ये जुड़ता है, क्योंकि तीन दोष जो आयुर्वेद में माने जाते हैं, तो इनमें से बिल्कुल कौन सा बिल्कुल। दोष इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, सबसे पहले बहुत अच्छी बात है। देखिए आयुर्वेद में जो कुष्ठ, ये जो कुष्ठ रोग में आता है ये, ठीक है? जो आयुर्वेद में कुष्ठ जो है, ये त्वचा के संबंधित जो रोग हैं वो 18 प्रकार के बताए गए, 18 टाइप्स। उसमें से 7 जो फर्स्ट 7 जो होते हैं वो आप समझ लीजिए महाकुष्ठ की तरफ से, महारोग होता है, वो महाकुष्ठ होता है। जो कि जैसे कि जिसमें लेप्रोसी जैसे कंडीशंस आते हैं। और ये जो बाकी जो 11 होते हैं, अब जैसे एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं ये क्षुद्र कुष्ठ में आते हैं, मतलब ये छोटे वाले कुष्ठ में आते हैं, ठीक है? अब ये मोस्टली इसका जो प्रॉब्लम रहता है वो हम जैसे बोलते हैं कि दुष्टि कहाँ होती है? दुष्टि होती है कि वो होती है त्वचा में, मांस में और लसिका मीन्स जैसे अपने जो धातु होती है, रस धातु होती है, उसमें अंदर ये दुष्टि होती है। यूजुअली जो होता है इसमें वात और कफ का जो है फ्लेयर अप ज़्यादा होता है। अगर उसमें पित्त भी अगर आ जाता है तो उसमें क्या है ना, थोड़ी-सी जलन सी होती है, हल्के काले रंग की होती है। और यूजुअली ये वात और कफ की वजह से, दुष्टि की वजह से ये त्वचा में ये रोग पाया जाता है। ये इसका मेजर है, और ये किस तरह से, किस कारण से होता है वो भी उन्होंने बताया है, बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है कि हमारे जो खान-पान है अगर वो मैं उसी प्रॉपर पर नहीं आने हो। वाला था डॉक्टर साहब आपसे कि जैसे आपने बताया वात और कफ की वजह से ये समस्या आती है, जी, तो इसमें अब हम आगे चलेंगे जैसे, तो अब इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं या जो कारण है हम उसकी बात करेंगे। हाँ, तो इसमें जी। सोराइसिस के आप क्या क्या मेन रीजंस पाते हैं, और क्या इसका कहीं हेरिडिटी से या हमारी लाइफस्टाइल से या हम जो कुछ खाते पीते हैं उसमें क्या कुछ इसका योगदान रहता है, और क्या मतलब ये फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें ऐसा है कि चाहे वो आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए या एलोपैथी या मॉडर्न दृष्टि से देखा जाए, उसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है जी? सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि देखिए ये आयुर्वेद में भी बड़े क्लासिकल तरीके से बताया हुआ है कि ये माता-पिता के जो ये आनुवंशिक है, मतलब ये हेरिडिटरी है। वो आयुर्वेद एलोपैथी भी मानता है कि वो हेरिडिटरी है। मेजर उसमें जो कारण होता है वो बेसिकली फॉल्टी डाइट एंड लाइफ़स्टाइल होता है। ठीक है ना? अब जैसे हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं वो हमको सूट नहीं करती, ठीक है? तो ये जो विरुद्ध आहार होते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया कि वही जो मांस है और दूध है, या मछली है या दूध है, या कोई भी जैसे खट्टे पदार्थ हैं, अचार है और बहुत सारी खट्टी चीज़ें हैं, हम लोग वो खाते हैं। तो जी उसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, पित्त की दृष्टि होती है और साथ में ही कफ और वात भी बढ़ता है इसमें। तो ये खान-पान मेजर होता है। जी दूसरा क्या होता है, एलोपैथी के हिसाब से वो बोलते हैं कि उसमें ही बताते हैं कि जैसे पर्यावरण का जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि पानी हर जगह देखिए प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, और आप आजकल जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक मेजर रीज़न है। क्या बोलते हैं, क्योंकि उसमें सोडियम सोडियम लॉरेल सल्फेट है, वो भी एक इरिटेंट, सरफेस इरिटेंट की तरह काम करता है। अब जैसे कपड़े आप धोते हैं, कोई भी डिटर्जेंट, जो लोकल जो सस्ते डिटर्जेंट्स होते हैं, उसमें भी कपड़े धोने के बाद भी वो स्किन पे जाके एलर्जी करते हैं, और स्किन के बाद सोरियासिस होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ये फ्लेयर अप के कारण। और इसमें एक और बहुत कारण है, वो है मानसिक, जो हम लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं। जी। कितना रोल प्ले करता है? तो स्ट्रेस के बारे में भी ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपने फिजिकल फैक्टर्स तो बता दिए, और उसके जो आयुर्वेद के हिसाब से जो वात की बात आपने बताई, कफ की बात बताई कि ये अगर ट्रिगर होते हैं ज़्यादा तो इससे भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक मेंटल ट्रिगर भी होता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। सर, आज की तारीख में जो हम लोग पेशेंट्स देखते हैं,
उसमें आप समझ लीजिए 70 टू 80% सिर्फ सोरियासिस के ही नहीं, बहुत सारी अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में 70 टू 80% स्ट्रेस इज़ अ मेजर कॉज़ेटिव फैक्टर हम देखते हैं उसमें। तो मैं सबसे पहले जब भी हिस्ट्री लेता हूँ, तो उसमें हम लोग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि भई कहाँ पे उनके स्ट्रेस फैक्टर्स कहाँ-कहाँ हैं। स्ट्रेस का ये होता है कि जैसे बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल डेफिनिशन दिया है एक मनोचिकित्सक ने कि भाई स्ट्रेस इज़ लाइक द टेंशन ऑन अ वायलिन। आप वायलिन बजाते हैं ना, जी। तो उसमें वो वायलिन के ऊपर जो टेंशन होता है, वो उसको आप समझ लीजिए स्ट्रेस है। अगर बहुत ज़्यादा अगर हम उसको टाइट करें, तार को बहुत ज़्यादा टाइट करें, तो क्या होगा वो तार टूट टूट जाएगी, जाएगा। करेक्ट? बहुत ज़्यादा लैक्स अगर रहेगा, तो भी उसमें ट्यूनिंग नहीं आएगी, वो म्यूज़िक नहीं बजेगा, म्यूज़िक सिर्फ नहीं नॉइज़ बजेगा। आएगी, ट्रू। आवाज़ करेगा। जी। लेकिन तो अगर वो करेक्ट ट्यूनिंग पे रहे, तो आप उस वायलिन को आप अच्छी तरह बजा सकते हैं, वो म्यूज़िक बजता है। वैसे वंस ही अगेन हमारी बैलेंस्ड ज़िंदगी में अप्रोच की भी बात आ गई है इसमें। जी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपको प्रॉपर अगर वो कोई भी स्ट्रेस सबसे सब गुज़र रहे हैं स्ट्रेस से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं। पॉज़िटिव स्ट्रेस हम उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं। यू स्ट्रेस इज़ पॉज़िटिव स्ट्रेस। वो पॉज़िटिव स्ट्रेस क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको चीज़ें अच्छी परफ़ॉर्मेंस देने के लिए आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आता है। डिस्ट्रेस जो होता है, वो डिप्रेसिंग होता है। जी। अब सोरियासिस के केसेस हो, इसमें आप देखेंगे अमूमन 70 टू 80% 90% जब उनके स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हों, जैसे कि उनको एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या कोई जॉब में स्ट्रेस है। मैंने बैंकिंग में काफ़ी लोगों को देखा है कि जिनके हाथ-पैर में वगैरह सोरियासिस हो जाती है, क्योंकि वो हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहते हैं। उस समय फ्लेयर अप होता तो होगा ये। वो फ्लेयर अप होता ही होता है, 100% फ्लेयर अप होता है। और कभी या कभी ऐसे कुछ भी केसेस देखे हैं कि जिसके अंदर कि आपको एक पिन चुभवाने की जगह नहीं रहती, पूरे के पूरे शरीर में उनके अफेक्टेड रहता है। हुँ, तो हुँ। स्ट्रेस को आप मैनेज करेंगे, तो आपको ये जो चीज़ है इसका फ्लेयर अप बहुत कम होगा, नहीं तो आएगा, थोड़ा-सा बढ़ेगा, उसके बाद अपने आप शांत हो जाता है। जी। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जी। सो स्ट्रेस इज़ अ वेरी, वेरी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर फ्लेयर अप्स और इन सोरियासिस। ओके। तो डॉक्टर साहब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कई बार कहा जाता है आयुर्वेद से लेकर तमाम चिकित्सा पद्धतियों में कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा इजी होता है। तो सोराइसिस के मामले में ऐसे कौन से लक्षण अगर किसी व्यक्ति को दिखाई दे रहे हों तो उसको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज शुरू करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा सर। इसमें बेसिकली जो शुरुआती लक्षण कहाँ-कहाँ से होते हैं, ये जैसे सिर के अंदर है, स्कैल्प, तो पहले-पहले जैसे लगेगा कि डैंड्रफ हो गया है या कभी-कभी लगी हल्का-सा ज़ख्म जैसा लगेगा, बट उसमें से कोई खून नहीं आता है। अगर बहुत ज़्यादा खुजाए खु अगर खुजली ज़्यादा होती है, तो उसमें खून आता है। या आपके जो एक्सटेंसर ये वाले जो पार्श्व ये वाला पोर्शन है, कोहनी है या घुटने हैं या हाथ के या ये गर्दन का ये पीछे वाला जो हिस्सा रहता है, यहाँ पे ये अक्सर पाया जाता है। कुछ लोगों में पीठ में भी इसके स्केल्स और इसके लीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये इसके मेजर लक्षण हैं और ये इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भई थोड़ा-सा भी ज़ख्म हो गया तो उसमें जैसे खुजली सी लगती है तो उनको लगता है कि सोरियासिस हो गया, ऐसा नहीं होता है। सोरियासिस हमेशा आप देखेंगे कि वो जो पोर्शन है वो ऊपर उठा रहता है, थोड़ा-सा हल्का स्किन से ऊपर उठा रहता है। अगर स्किन की एक नॉर्मल रेंज अगर रहती है तो उससे थोड़ा-सा ऊपर उठा होगा और दूसरा उसका एरिया बॉर्डर जो होता है वो डीमार्केटेड होता है, राउंड नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि वो गोल-गोल हो। जी, जी। वो आपको अलग-अलग जैसे अपना मानचित्र होता है ना, मैप्स होते हैं ना, ये जी, वैसे दिखता है। जी। तो तो डॉक्टर साहब ये जैसे कि इसके जो आपने मेन हाँ, जी। जैसे जी, मैं बिल्कुल सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने क्योंकि नहीं, नहीं, कोई बहुत दिक्कत सारे नहीं। हमारे जो दर्शक हैं इस एपिसोड को अगर देख रहे होंगे तो एक्जिमा और सोराइसिस ये 2 बिल्कुल पास-पास दिखाई देते हैं। तो जैसा आपने डिफाइन भी किया कि सोराइसिस में एक मैप की तरह दिखाई देता है, थोड़ा-सा उभार रहता है इसके अंदर। तो एक्जिमा से सोराइसिस किस तरह से डिफरेंट है? ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को एजुकेट करें। जी। जो ये देखिए सोरियासिस और एक्जिमा जो है वो एक स्किन की कंडीशन है जिसकी एलर्जी के कारण भी हो सकती है, ठीक है ना? और उसमें 2 टाइप के होते हैं। इसमें जो सोरियासिस में आपको कोई खून का हो या कोई डिस्चार्ज नहीं दिखता है, हमेशा ड्राई फ्लेकी स्किन रहती है, ठीक है? एक्जिमा में जो होता है उसमें जब खुजली होती है तो वहाँ पे छोटे-छोटे घाव बन जाते हैं, नहीं तो उसमें से पानी जैसे रिसता है, ऐसा लगता है, ऐसे प्रतीत होता है। कभी-कभी ड्राई भी होता है, एक्जिमा इज़ आल्सो ड्राई टाइप आल्सो। तो ये है एक्जिमा जो है वो फैलता है। अब जैसे खुजली होती है, अब जहाँ-जहाँ टच करेंगे, वहाँ-वहाँ फैलता चला जाएगा, लेकिन सोरियासिस छुआ-छूत का मतलब ऐसे कोई फैलता नहीं है।
तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और सोरियासिस जो होता है आपको हाथ में भी और पंजों में भी और अपने जो तलवों में भी दिखाई देता है। एक्जिमा जो होता है मोरलेस जो आपकी डेलिकेट स्किन्स होती हैं, जैसे ये वाली जो कोहनी के अंदर वाला जो एरिया नर्म है जगह होती या होंगी पैर स्किन का, की। हाँ वो वहां पे खुजली होती है और बहुत बहुत ज्यादा खुजली होती है, मतलब बहुत इंटेंस इच होता है उसमें। जी। ठीक है ना। तो उसमें क्या, उसकी वजह से क्या होता है, घाव बन जाते हैं और वहां से पानी जैसा रिश्ता रहता है तो वो उसकी एक पहचान होती है कि हम उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकें। जी। ठीक है। यही यही आपको मेजर मोटा मोटा डिफरेंस देखना होता है, और वो ऑटो इम्यून नहीं होता, वो हो सकता है कि भाई आपको कोई एलर्जी से हुआ जी। एक्जिमा। तो डॉक्टर ठीक साहब, है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वंस अगेन हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सोराइसिस पे चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, तो अक्सर ये माना जाता है कि सोराइसिस एक बार हो गई तो ये जाती नहीं है, और एलोपैथ में तो खास तौर से ये डिक्लेयर्ड ही है एक तरह से कि बस उसको मैनेज किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। तो जी। क्या सेम पर्सपेक्टिव या सेम व्यू आयुर्वेद का भी है सोराइसिस को लेकर के? ये जैसे आपने बताया कि अगर कुछ नया नया आता है, अर्ली डिटेक्शन होता है, तो आयुर्वेद में ये मतलब ये साध्य में तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको याप ही कहते हैं, इट्स मैनेजेबल काइंड ऑफ कंडीशन। ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 100% चला जाता है, अब हो सकता है कि वो एक्जिमा के साथ सोरियासिस के वो कंफ्यूजन में चला जाता है, यू नेवर नो। बट प्योरली सोरियासिस, क्योंकि मैं उस तरह से बात करूंगा कि आपको नॉट ओनली आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से बट मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी हमको आज की तारीख में दिखाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, इट इज अ मैनेजेबल कंडीशन, इट इज नॉट 100% क्योरेबल कंडीशन नहीं आती है। ठीक है ना। अब जैसे अर्ली स्टेजेस हो, अगर उन्होंने लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, डाइट को अपने देख लिया, अपनी फूड इनकम्पैटिबिलिटीज को देख लिया, अपने जो रहन सहन है उन्होंने सही कर लिया, तो ये क्या है, इसका फ्लेयर अप नहीं होता है, कभी कभी कुछ कुछ सालों तक नहीं होता, तो लगता है कि जैसे क्योर हो गया। Okay. जैसे ही इनको वापस स्ट्रेस में आते हैं, जैसे ही अपनी खान पान और जीवन शैली थोड़ी सी उनकी बदल जाती उसका है या रिकरेंस हो पानी का जाता बदल होगा। जाता, तो ये वापस आने की टेंडेंसी रहता है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि 100% हम इसको वाइप ऑफ कर रहे हैं, हम्म। इसको मैनेज कर रहे हैं, और फ्लेयर अप्स के जो ड्यूरेशन है उसको अपन कम कर रहे हैं, बस वही मतलब वो बढ़ा रहे हैं, सॉरी, फ्लेयर अप्स का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, जैसे कि एक साल में 2 बार होता था, वो उसको साल में 1 बार करवा रहे जी। हैं, ऐसा करना है। सो इट इज ऑल वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, हर एक प्रकृति के जो व्यक्ति की प्रकृति, उनकी जीवन शैली, उनकी जॉब है, वो सारा का सारा देखने के हिसाब से ही ये क्या बोलते हैं अपने को पता लगता है, जी। उसी तरह से मैनेज करना पड़ता है सर। जी। और डॉक्टर साहब, जी। इसमें आयुर्वेद में पंचकर्म को एक तरह का रामबाण माना जाता है। बहुत सारी डिजीजेस इससे क्योर करने का दावा होता है। तो क्या पंचकर्म इसमें किसी तरह की हेल्प कर पाता है सोराइसिस बहुत में? बढ़िया सर। पंचकर्म ऐसा होता है जैसे, अब जैसे हम लोग सर्जरी करते हैं विदाउट ब्लड लॉस, जैसे आप समझ लीजिए। देखिए आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति दो हिसाब से होती है, एक होती है शमन चिकित्सा और दूसरी होती है शोधन चिकित्सा। ठीक है ना। शमन मीन्स छोटे छोटे थोड़े सिम्टम्स हो, अर्ली डिजीज का जो वो है, अभी सिम्टम आए हैं, अभी हाल फिलहाल में आए हैं, अक्यूट फेज हो, तो उसको हम मेडिसिन दे के ठीक कर सकते हैं। ठीक है सर। और जो क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें कि बॉडी के अंदर ही टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि हम लोग आयुर्वेद में आम जिसे कहते हैं कि आम दुष्टि होती है, जैसे कि जो क्रॉनिक अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, टॉक्सिन ज्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम हमको शोधन चिकित्सा करनी पड़ती है। अब वो शोधन चिकित्सा में ही ये पंचकर्मा जो है एक प्रोसेस है। पंचकर्म में अगर आप मोटा मोटा देखा जाए, पंच मीन्स 5, 5, और कर्म मीन्स प्रोसीजर या एक्शंस। जी। ठीक है। तो ये आपको वो प्रोसीजर है। अब उसके अंदर भी, पंचकर्म के अंदर भी अब देखेंगे, थोड़ा सा उसको मैं और एलैबोरेट करता हूँ कि उसमें भी एक प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, पूर्व कर्म जिसे बोलते हैं, एक मेन ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, एक पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ये हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि कितने कितना देना है, क्या क्या ड्यूरेशन है, वो सब इट इज ऑल इंडिविजुअलिस्टिक। जी। अब इसमें क्या होता है, जब हम वो पंचकर्म शुरू करते हैं, पहले प्राइमिंग अप करते हैं, उसके जो दोष हैं उनको सबको हम क्या करते हैं, कोष में लेकर आते हैं। दैट मीन्स हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर वो सारे टॉक्सिन्स को लेकर आना होता है। अब जैसे कुछ लोग मसाज करते हैं, बोलते कि या शिरोधारा कर ली, बोले कि पंचकर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये पहले हम उसको चलाते हैं, उसको जो टॉक्सिन्स है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लेकर आते हैं, फिर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद उसको सीक्वेंशियली रिमूव करते हैं। अब जो चीज जैसे हमारी बॉडी में जैसे एनीथिंग विच इज एट कार्डियक लेवल या हार्ट लेवल या स्टमक के अंदर के जो दृष्टि होती है, उसको हम लोग मेडिसिन देने के बाद, उनको प्रिपेयर करने के बाद, वो वॉमिटिंग जिसे वमन क्रिया बोलते हैं, उससे हम निकालते हैं।
ऐसे ही जो भी क्या बोलते हैं स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का जो एरिया है, अगर वहां पे टॉक्सिन्स रहते हैं, जैसे पित्त के प्रधान जो रोग हैं, उनको हम पर्गेशन करते हैं या हमको विरेचन करते हैं। जी। तो ये दूसरा है। और तीसरा जो होता है, बेसिक होता है, वो है लार्ज कोलन, जैसे हमारी जो बड़ी आंत होती है, उसकी क्लेंजिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो क्लेंजिंग है वो हम लोग वस्ती क्रिया से करते हैं। वस्ती, वस्ती मीन्स मेडिकेटेड हाइपरटोनिक एनिमस। एनिमा देते हैं ना, जैसे अमूमन लोगों को, जैसे अगर मोशन वगैरह नहीं होता तो बड़ी उम्र वगैरह के लोगों में एनिमा लगाते हैं कि वो मोशन जो है वो अच्छी तरह निकल जाए, लूज स्टूल जो है वो आराम से निकल जाए। तो ये वस्ती क्रिया बोलते हैं। और वस्ती क्रिया को या मेडिकेटेड ट्रीटमेंट को, ये जो हाइपरटोनिक एनिमा को, ये आयुर्वेद की आधी चिकित्सा बताया गया है कि अगर किसी वैद्य को कुछ और समझना है, उसको हो सकता है कि हल्की सी आप वस्ती दे दें तो हो सकता है कि उसके जो रोग है वो शांत हो जाए। तो ये हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं कि भाई कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी। अब जैसे आप बोलेंगे किसी को अगर वॉमिटिंग भी करवा रहे हैं और उसको पर्गेशन मतलब उसको लूज मोशंस भी करवा रहे हैं, तो इसमें तो बंदा पेशेंट जो है वो तो मर जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारा फ्लूइड लॉस होता है। करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं कि भाई कौन सी चीज उस व्यक्ति को देनी है, उस हिसाब से फिर उनकी चिकित्सा दी जाती है। तो पंचकर्म जो है, आप समझ लीजिए कि अगर जैसे एक इनपेशेंट प्रोसेस है कि आपको एडमिट होना पड़ता है। आउट पेशेंट प्रोसेस में हम लोग देते नहीं है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उनका जो है खान पान की व्यवस्था, उनकी लाइफस्टाइल व्यवस्था हमारे हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि कौन सी चीज क्या देनी है उनकी, क्योंकि अग्नि जो है उनका डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है पंचकर्म के बाद। और पंचकर्म ये एक त्वचा के रोग में ही नहीं, ये पंचकर्म जो है मोस्टली जो भी क्रॉनिक कंडीशंस हैं, अब जैसे गठिया वाई, सब में काम करता है। मतलब आप जनरल वेलबींग में भी हो तो भी आप अपना पंचकर्म करवा सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं साल में एक बार। चलिएगा, तो डॉक्टर साहब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जी अब मैं जानना चाहूँगा कि पंचकर्म तो आपने एक विधि बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग डिजीज को क्योर करने में। सोराइसिस की अगर हम बात करें तो इसमें अब हम आते हैं मेडिसिन वाले पार्ट पे, हर्बल वाले पार्ट पे, और इसमें किस तरह की औषधियाँ पेशेंट को जी दी जाती हैं, और दूसरा क्या अलग अलग प्रकृति के लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जी। क्लासिकल आयुर्वेदा में डेफिनेटली आपको प्रकृति के हिसाब से देना पड़ता है, और उस व्यक्ति कौन सी कंडीशन है। अब जैसे वात वाले जो अगर कंडीशन अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो स्केलिंग बहुत ज्यादा होती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है स्किन में, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है स्किन। ठीक है ना। और उनको हल्का हल्का पेन हो सकता है, इट माइट बी पेनिंग, तो वो हो सकता है। पित्त वाले जो अगर अगर लक्षण ज्यादा होते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा एक तरह से बर्निंग सेंसेशन जैसा लगता है उनको, बर्निंग सेंसेशन, जैसे कि कुछ चीज लगी हुई है, जैसे जल रहा है। और वो जो है वो काली थोड़ी-सी कलर की सी हो जाती है, जो थोड़ी-सी लाल और काली, जैसे आप समझ लीजिए मैरून रंग की, जैसे उसमें लीजन्स मिलते हैं। वैसे ही कफ में क्या होता है, एक्सट्रीम खुजली होती है, और वो थोड़ा व्हाइट सा लगता है, थोड़ा-सा पेल सा लगता है, और वहाँ पे खुजली जाती है। तो ये सिचुएशन देख के हिसाब से अपन को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है ना? अब इसमें अगर स ड्राइनेस वगैरह हो तो उसमें बहुत सारे, जैसे ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं, घी, बहुत सारे घृत होते हैं, बहुत सारे कषाय होते हैं, बहुत सारे अरिष्ट वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से अपन देते हैं। लेकिन जो मेजर, जो मैंने 20-21 साल की जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको सबसे पहले जो टैकल करना होता है वो है उसकी ड्राइनेस का टैकल करना होता है। उसको ड्राइनेस है, वो स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप उस मॉइस्चराइज के लिए आपको देर स्किन के बहुत सारे ऑयल्स हैं। इवन सबसे बढ़िया ऑयल जिसे मैं देखता हूँ तो वो है कोकोनट ऑयल है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, लोग उसको बहुत मतलब लाइटली लेते हैं कि वो ठीक है, कोकोनट ऑयल ही तो है। सर, जिसकी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ आसानी से मिलती है ना, जी। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप सोचिए, अगर आपको घर में प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा तो आप उस व्यक्ति का कभी आप नहीं करेंगे, आप उसको, यू विल नॉट वैल्यू इट। तो हमारे जो प्रकृति ने हमको इस तरह से दिया हुआ है कि जैसे एक तरह से कोकोनट जो है वो एक तरह से माँ का काम करती है। ठीक है ना? जैसे कोकोनट मिल्क है ना, वो इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट आपको वही करेगी। अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो कोकोनट वाटर पी लीजिए। कोकोनट मिल्क लीजिए तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से पूरा रिच है। और साथ में इसमें जो लेसाइथिन है, इसके अंदर जो पामिटिक एसिड है, इसके अंदर जो लॉरिक एसिड है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, बाल के हेल्थ के लिए, क्योंकि हम लोग ये सब चीजें अमूमन करते नहीं। जी। तो ये स्किन के लिए कोकोनट ऑयल इज वेरी वेरी गुड।
बहुत जी। अच्छा है। और बाकी ऑयल्स भी हैं अपने लेकिन बाकी ऑयल क्या होता है, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग नेचर होता है। जैसे कि अभी सर्दियां होती हैं, मैंने देखा है कि जो अपने हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश के लोग जो होते हैं ना, वो कभी कभी क्या करेंगे, वो सरसों का तेल लगा लेंगे, क्योंकि सर्दियां आ रही है, घुटने घुटने में भी लगा लेंगे। हम्म। तो वो क्या होता है, माइल्ड इरिटेंट का काम भी कर सकता है कभी जी। कभी। लेकिन जिसको सूट कर जाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी। लेकिन हम कहते हैं कि माइल्ड आप अपने हिसाब से शुरू करें, तो सबसे पहले जो कोकोनट ऑयल आपको बहुत अच्छा काम करता है, जी। बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से हम लोग मतलब ये वाली औषधि है। बाकी तो उनके पास जब जैसे मंजिष्ठा है, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो वो सिंगल में भी काम करती है, नहीं तो फिर आप कॉम्बिनेशन में भी कॉम्बिनेशन। काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम लोग जिसमें से काम करते हैं, वो बेसिकली हाई क्वालिटी एक्सट्रैक्ट्स के साथ काम करते हैं सर। जी। क्योंकि आजकल आपको पता हाँ है डॉक्टर कि साहब, लोगों मैं के वही पास कहने वाला था कि जो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा तो डर जो लगता है लोगों को, वो होता है काढ़ों से, कि कड़वे कड़वे काढ़े हैं, बहुत सारी गोलियां, बहुत सारी वो पीस करके जो चूर्ण खाने होते हैं। तो आज की डेट में क्या कुछ कन्वीनियंस जैसी चीज बनी है कि नहीं आयुर्वेद में? अरे सर बिल्कुल आ गया। अभी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है सर आज की तारीख में। जी। और मैंने तो आपको मैं मोटा मोटा बताऊं, बहुत फ्रैंकली बताऊं, तो अभी क्या कर लिया है कि पिछले 4 साल से मैंने क्या किया है कि जो चीजें मैंने पिछले 17 साल पढ़ी हैं या कर रहा था, मैं उसको अनलर्न किया पहले मैंने। तो मैं बिल्कुल एकदम फिर दोबारा से वही बच्चा बन गया कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो एक नया एक पर्सपेक्टिव, एक नया एक 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 पर्सपेक्टिव से मैं आयुर्वेदा को देखने लगा, कि जिसमें कि मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही थी पेशेंट के पास। एक तो डोसेज की मतलब कंप्लायंस बहुत वीक हो गई थी। अब जैसे कोई व्यक्ति, हम बोलते हैं कि भाई आप ये फलाना काढ़ा लीजिए, या ये अरिष्ट लीजिए, ये आपको जो है घी है, ये वाला मेडिसिन है, गोलियां हैं, इसके अंदर आप पीस के लीजिए। तो आज की जनरेशन के क्या है, वो बहुत ही मुश्किल है। जो हमारी जनरेशन है, हमसे जो बड़ी जनरेशन है, वो लोग ले लेते हैं, उनको पता है कि भाई ये लेना है, कड़वा होता है काढ़ा, और ले लेंगे। लेकिन क्या है, जो यंगस्टर्स हैं, वो उनको चाहिए क्विक रिजल्ट्स चाहिए, टाइम नहीं होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, आयुर्वेद में बहुत सारे लोगों को भ्रांति ये रहती है कि भाई पथ्य का मतलब जो मतलब परहेज़ बहुत ज़्यादा होता है। यस, परहेज़ होता है, लेकिन हम लोग ने क्या किया, पिछले 4 साल के अंदर, सो वी हैव टाइड अप विद वेरी गुड आर-एन-डी टीम्स। अब मेरे पास एक जैसे आर-एन-डी है, वो चेन्नई में मेरी एक आर-एन-डी है, मेरी दूसरी जो आर-एन-डी है मलेशिया में आर-एन-डी टीम। और वो लोग जो है मेन फार्मा गाइज़ हैं, दे आर मेन फार्मा, क्योंकि उनका जो काम ही फार्मास्यूटिकल जो अब जैसे एलोपैथी दवाइयाँ बनाना है। लेकिन उनका पैशन जो है वो हर्बल मेडिसिन में है पैशन। तो उनके साथ मैंने काम किया। अब उनके साथ काम करने में एक एक फ़ायदा ये मिला, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदा डॉक्टर्स में या आयुर्वेदा टीम में, तो वो लोग वही बात पे कफ की बात करते हैं। मेरे को चाहिए एक्सट्रैक्ट, जैसे वो एक्सट्रैक्ट किस तरह से काम कर रहा है, कौन से रिसेप्टर में काम कर रहा है, मुझे उससे ज़्यादा मुझसे मतलब है। क्योंकि हम लोग जब बताएँगे ना, कल को मरीज़ को भी बताएँगे, तो उनको मतलब हवा में नहीं बात कर सकते। उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं कि भाई ये एक्सट्रैक्ट है, ये इस तरह से काम करेगा। जी। तो एक्सट्रैक्शन, और दूसरी चीज़ क्या है, मेरे को उससे क्या है ना, कि वो डोसेज कम कर हो गई मेरी, मतलब प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट से काम करने में। अब जैसे हल्दी लेते थे, तो 5 ग्राम हल्दी की जगह मेरे पास 125 मिलीग्राम कुर्कुमिन से मेरा काम चल रहा है। तो क्या है कि कैप्सूल के अंदर आ गए, कि जी। आप कैप्सूल के अंदर मेडिसिन ले लो, 1 डोज़ है, 2 डोज़ है। एक और बहुत बड़ा फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं पिछले दिन डॉक्टर बीएन हेगड़े, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा सीनियर डॉक्टर हैं, वो बहुत आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं। तो उनकी एक वीडियो जब देखा, तो मैंने उसके बाद फिर मैंने भी रिसर्च किया है कि अगर आपको कोई 3 टाइम आपको दवाई लेनी हो, कि आपको ब्रेकफ़ास्ट में लेना है, आप खाना खाने के बाद लेना है, लंच के बाद लेना है, दोपहर को लेना है, शाम को लेना है। 3 टाइम अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी हो ना, तो पेशेंट की कंप्लायंस है, वो क्या बोलते हैं, 23% होती है सर। वो टाइम से नहीं लेते। कभी हो सकता है 2 बार ले लें, कभी हो अच्छा। सकता है 1 बार लें, कभी हो सकता है कि 3 बार लें, कभी हो सकता है 4 बार ले लें हाँ, दवाई। वो स्किप भी कर सकते हैं और ओवरडोज भी हो सकता है। ओवरडोज़ भी हो सकता है। तो वो 23% है। अगर कोई आपको कोई भी डॉक्टर अगर आपको एक बोले कि 1 गोली आपको दिन की लेनी है, आपकी पेशेंट कंप्लायंस कितनी है पता है? 76% से ऊपर की है। 75% से ऊपर की आती है। और अगर बोले कि 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को लेनी है, तो 46% आ जाता है। ओह, तो जितनी ज़्यादा डोसेज़ होती हैं, उतना ज़्यादा पेशेंट कंप्लायंस नीचे जाता है। वेरी क्योंकि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोगों ने ये सारा जो है, हम जब ये इसको इस चीज़ को मतलब किस तरह से कन्वीनियंस लेकर आए, किस तरह से उसको मॉडर्न डॉक्टर्स के साथ, अभी आपको फ्रैंकली बताता हूँ आज की तारीख में, मैं एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ हमारा ज़्यादा उठना-बैठना है, ज़्यादा काम होता है। क्योंकि वो लोग, उनके पास जो नहीं होता है, तो वो हमारे पास भेजते हैं। तो हम लोग उनके साथ काम करने के बाद हम बताते हैं कि सर, डॉक्टर साहब, ये केस में ये इतना था, ये लीशन इतना बड़ा था, इसके पास हमने ऐसे लिए, फोटोग्राफ्स लिए, और डॉक्टर ये अब इसका कंडीशन ये हो गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ चीज़ों में क्या होता है, हमको एलोपैथी इंटरवेंशन भी चाहिए होता है। जी।
ठीक है ना? तो आप देखिए कि कन्वीनियंस किस तरह से लेकर जाएँ और वो पेशेंट को सबसे पहले, क्योंकि अगर 5-5 6-6 दवाइयाँ भी हो ना, तो भी बंदा को उस पेशेंट को बहुत स्ट्रेस हो जाता है। जी। और स्किन की जो मैं बताता हूँ, स्किन की प्रॉब्लम इतनी इतनी भयंकर होती है कि लोग आज की तारीख में हज़ारों लाखों रुपया लगा देते हैं। दूसरा क्या होता है, उनको स्ट्रेस इसलिए भी बढ़ता है कि आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते, आप पब्लिक में नहीं जा सकते। हुँ, पब्लिक में जाएँगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ दाग हो, सिर में दाग हो, कोई हाथ में हो, यहाँ पर हो, कोहनी हो, तो इसमें क्या है कि वो पूरा-पूरा शर्ट पहन लेते हैं, हुँ। फुल स्लीव शर्ट पहनते हैं। एक मेरे पास मरीज़ था, उसके पास ऐसी वो उसका जब ठीक हो गया तो उसने मुझे बोला, आज 4 साल के बाद मैं जाके टी-शर्ट मैंने पहन पा हाफ रहा स्लीव पहना है, हूँ। हाफ स्लीव पहना है, वरना मैं पूरी बाजू के कपड़े पहनता था डॉक्टर साहब, हुँ, अभी हाफ स्लीव्स का मैंने पहन रहा हूँ। वो टेस्टिमोनियल बहुत ही इमोशनल है वो टेस्टिमोनियल। जी, तो ये है कि कॉस्मेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि भई क्योंकि विजुअल अपीयरेंस अगर आपकी प्रॉब्लम आई थी, तो वो लोग डिप्रेशन में ज़रूर जाते हैं पेशेंट्स। तो हमको क्या करना है कि जल्दी काम करके, जल्दी रिस्पॉन्स देके, उनको मेंटली काउंसल करके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ विद रीचेबल गोल्स एंड टारगेट्स उनके साथ सेट करते हैं। जी। कि भाई उनको ये नहीं बोलते कि अरे बिल्कुल क्योर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम उनके साथ रियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं कि देखिए ये पहले-पहले जाएगा, इस तरह से जाएगा। ये वाले जैसे ये कोहनी वगैरह की यहाँ की स्किन जो थोड़ी हार्ड होती है, जी, ठीक है ना? तो ये थोड़ा लेट से जाता है। बाकी छोटे-मोटे ऊपर-ऊपर के हो चला जाता है। जैसे इसमें आता है पामो फैशियो, मतलब पामो प्लांटर, मतलब दोनों तलवों में, हाथ की हथेलियों के तलवों में और दूसरा पैरों के तलवों में वो सोरियासिस होता है। वो भी उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम, तो ये सब थोड़ी धीरे-धीरे जाती है। तो जी, वी हैव टू गेट सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड रियलिस्टिक टारगेट्स एंड उसको रियलिस्टिक फोकस से उनके साथ काम करना पड़ता है। जी, और ये एक रिएश्योरेंस के साथ काम करना पड़ता है। उनके जो सोरियासिस के मरीज़ हैं सोनी साहब, आज की तारीख में उनको कैसे काम करवाना पड़ता है पता है आपको? उनको ये बताना पड़ता है कि आप मेरे को अपने बड़े भाई समझो। मैं आपको छोटा भाई या छोटी बहन या आपको अंकल हैं, आंटी हैं, उस तरह से मैं देख रहा हूँ। मैं अपने रिलेशन जैसे देख रहा हूँ। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी। तो तो वो उनको सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको जी, साइकोलॉजिकली अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट है जी। सोनी साहब। तो सर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आयुर्वेद में चर्म रोगों के बारे में रक्त शोधन और अग्नि को संतुलित करने की भी बात कही जाती है। तो जी। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि ये क्या कुछ होता है, किस तरह से इसको बैलेंस करते हैं? बहुत बढ़िया। रक्त शुद्धि बिकॉज़ ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू में आप मान लीजिए, ठीक है ना? अब उसमें कनेक्टिव टिश्यू में स्किन भी आ सकता है और ब्लड भी आ सकता है। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में क्या होता है, रक्त की दुष्टि भी मानी जाती है कभी-कभी, तो उसका शोधन भी होता है। उसके लिए क्या बोलते हैं, देयर आर प्रोसीजर्स। अब जैसे शस्त्रक्रिया में जो सर्जिकल इंटरवेंशन रहता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो ब्लड लेटिंग करते हैं। मतलब कि छोटे-छोटे कट लगा लेते हैं कि ताकि खून निकले, नहीं तो फिर जोंक लगाते हैं। जोंक की थेरेपी होती है, वो भी लगाते हैं। और तो ये इस तरह से रक्त की शुद्धि शोधन होता है और साथ में रक्त का शोधन कहाँ से होता है? बेसिकली लिवर डिटॉक्सिफिकेशन से भी आप रक्त का शोधन ले सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन है, वो लिवर में और किडनीज़ में होता है। ठीक है ना? अब जैसे किडनी में जो होता है वो ब्लड को छानता है और वो यूरिन बनाता है। लिवर में जो होता है वो फैट मेटाबॉलिज़्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज़्म और क्या बोलते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म चलता रहता है। साथ ही में ब्लड का जो खाने के बाद सारा का सारा जाके पूलिंग लिवर में ही होता है और वहीं पर जाके वेरियस एंजाइम और एंजाइमेटिक प्रोसेस से हर एक मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्प्शन होके अलग-अलग जगह पे भेजा जाता है। ठीक है? तो रक्त शोधन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पंचकर्मा में हम लोग करते हैं, वो बेसिकली जो रक्त के विकार हैं या जो पित्त के विकार हैं, उनमें विरेचन कराते हैं, पर्गेशन कराते हैं। जी। ठीक है? ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आपने क्या पूछा सर? रक्त का और अग्नि का? अग्नि का। अग्नि। हुँ, अग्नि अग्नि जो है वो समझ लीजिए सबसे 13 प्रकार की अग्नियाँ मानी गई हैं। ठीक है सर? और उसमें सबसे प्रधान जो अग्नि बताई गई है वो है जठराग्नि या आपकी जो डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ है, जो स्टमक में जो रहती है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो अग्नि है वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है। क्योंकि आप जो खाना खाते हैं वो वहीं पर जाके डाइजेस्ट होने के बाद जब ये जठराग्नि या जो डाइजेस्टिव फायर उस पे काम करने के हिसाब से फिर उसके बाद आपकी जो रस बनता है या उससे जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं, उसका जो जूस बनता है, वो वहाँ से पूलिंग होता है सारी बॉडी में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अग्नि की चिकित्सा वैसे भी काय चिकित्सा की जो डेफिनिशन है या जो हमारी आयुर्वेद में जो मेडिसिन की डेफिनिशन भी बोलते हैं
कि काय से अंतराग्निश्य चिकित्सा, मतलब क्या है ना, ये काय की जो अग्नि है उसकी चिकित्सा है आयुर्वेद में, यही। ये जो ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं या मेडिसिन जो बोलते हैं, वो बेसिकली काय की अग्नि, मतलब हमारी जो एक तो जठराग्नि और बाकी हर एक सेल्युलर और टिश्यू मेटाबॉलिज्म, कि भाई किडनी में अंदर उसका अपना मेटाबॉलिज्म, हार्ट के अंदर उसका अपना मेटाबॉलिज्म, लिवर के अंदर उसका अपना मेटाबॉलिज्म, स्किन के अंदर उसके अपने मेटाबॉलिज्म, और जो सेल्युलर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं आप उसको, वो उन्होंने धात्वाग्नि बोली गई है कि हर एक धातु में, हर एक, जैसे कि आपकी जो स्किन है, बोन्स है, इन सब में जो सेल्स हैं, उनकी अग्नि, दैट मीन्स उनका मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होलिस्टिक अप्रोच में देखते हम। जब भी पेशेंट आता है तो हम कभी उसको एक इंडिविजुअल नहीं देखते, एक कि भाई उसको एक वो नहीं देखते कि भाई उसको यहाँ पे प्रॉब्लम, या उसके स्कैल्प में सोरियासिस है, या उसके हाथ में या कोहनियों में या घुटने में सोरियासिस, हम उसको एज ए 360 डिग्री अप्रोच में देखना पड़ता है। तो उसमें तो सबसे पहले उसमें जो है, अगर कोई अग्नि मांद्य है या उसको डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ वीक है या डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, उस तरह से हमें देख के उसके बनस्पत अपन को जो फूड है, डाइट है, लाइफस्टाइल, इन सब में अपन को काम करना पड़ता है, मेडिसिन भी उसी हिसाब से देने पड़ती है। लेकिन जो अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो मेडिसिन हम काम करते हैं एक्सट्रैक्ट्स में, उसमें क्या होता है, वो मेडिसिन जल्दी काम करती है। तो उसमें मेडिसिन को हम लोग देते हैं और वो कैप्सूल्स हैं या सिरप्स हैं, वो बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से वो मतलब आपकी जठराग्नि, अपनी जो मेटाबॉलिज्म है, आपको फटाफट हो और वो वापस सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में चला जाए, तो और वहां पे जाके वो काम ज्यादा करे। जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अब इसके बाद जी अब हम चलते हैं आयुर्वेद में किसी भी डिजीज को लेकर के खाने खान पान को लेकर के पथ्य या पथ्य की बात की जाती है, ये खाएं ये ना खाएं, डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो इसमें जी हम शुरुआत करेंगे डोंट्स से कि अगर किसी व्यक्ति को सोराइसिस है तो उसको ऐसे कौन से फूड हैं जो अवॉइड करने चाहिए। देखिए सर, मेरे हिसाब से मैं जिस हिसाब से मैंने देखा है कि जो लोग अ, जैसे फास्ट फूड जो बहुत है, वो उसको बिल्कुल आप ना खाएं। स्पेशली ऐसे फूड जो कि जिसके अंदर की अजीनोमोटो पड़ता है। आज की तारीख में आप देख लें, लेबल कोई नहीं पढ़ता है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई बिस्किट खरीदे, कोई केक खरीदा, आप लेबल नहीं पढ़ते। उसमें आप देखेंगे इमल्सिफायर्स होते हैं, माल्टोडेक्स्ट्रिन्स होते हैं, बहुत सारे शुगर ऐसे एक्स्ट्रा एडेड होता है और उसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव जो है, ये स्किन की एलर्जीज़ हमेशा काम करती है। अजीनोमोटो जो है वो स्किन में भी नहीं काम करती है, उसके अलावा जो है डाइजेशन बहुत वीक करती है और बच्चों में मैंने देखा है कि ब्रोंकियल अस्थमा तक करके लेकर आती है। ठीक है ना? तो ये स्किन की प्रॉब्लम जिनको होती है, अक्सर उनको मैंने देखा है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बड़ी जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। तो ये है सबसे पहले कि पैकेज्ड फूड्स और ये सी चीज़ नहीं खाएँ। खाना बिल्कुल सादा रखें, टाइमली फूड खाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल तो ये है ना कि फूड बना के सुबह बना के रख दिया और शाम को फ्रिज से वापस निकाल के फिर उसको गरम करके फिर खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो फूड की क्वालिटी है, वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अ, जितना एडिटिव्स कम वाला फूड हो, जैसे मसाले हों, बहुत ज़्यादा हाँ, मैं मसाले वही नहीं। आपसे पूछने वाला था कि जी, आपने डोंट्स तो बता दिए, अब डूज भी बता दीजिए ताकि अलग अलग हम उसको सेग्रीगेट कर सकें कि अब जी, नहीं खाना तो मैं आपने बता दिया कि ये ना खाएं। अब क्या जी। खाना चाहिए, किन चीज़ों को अपनी जो डेली फूड हैबिट्स हैं उसमें शामिल करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात कर दीजिए। देखिए, फूड हैबिट्स में जो डेली या फूड हैबिट्स में आप कर सकते हैं, एक तो जैसे मैंने बताया कि आपको जो भी खट्टी चीज़ें हैं, जैसे दही वगैरह है, रात को वगैरह थोड़ा अवॉइड करें। खट्टी चीज़ें हैं, उसको अवॉइड कर दीजिए टोटली। अचार वगैरह है, तो भी उसको अवॉइड कर दीजिए। आप ले सकते हैं, बिल्कुल सादा खाना खाइए, आप जैसे-जैसे दाल, रोटी, सब्ज़ी जो भी आपकी है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, उसको अच्छी तरह वॉश करके आप खाएँ। ठीक है ना? आप इसको खाने से, और दूसरा क्या है कि अभी सीज़नल फ्रूट्स खाएँ, सीज़नल सब्जियाँ खाएँ। आजकल तो तारीख में देखा जाए तो गोभियाँ गर्मियों में मिलती हैं, ठीक है ना? कैरेट जो है वो 12 मासों मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सीज़न में आपको जो सीज़न में मिल रही है, वो चीज़ वो आप खाएँ। अभी जो इस टाइम में पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये सब तो बहुत है। दूसरी एक और जो मैं बहुत अच्छा एक साग है, वो मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में बहुत खाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं खाता उस चीज़ को। कौन वो सी है साग है वो। वो है जो सैजन होता है ना, मोरिंगा, हाँ, मोरिंगा तो ड्रम होता है, स्टिक्स तो होता है यहाँ ना? पर भी होता है, नॉर्थ में भी होता होता है। है, लेकिन उसके उसका साग कोई नहीं खाता, कोई नहीं नहीं, पत्ते नहीं बिल्कुल खाता, खाते हैं कोई सर, उसकी। बिल्कुल खाते हैं मोरिंगा का, मैं खुद रेगुलर यूजर हूँ और चलो मोरिंगा बहुत बढ़िया बहुत बात सारे है, लोग अगर हैं आप जो लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसकी सब्जी काफी खाई एक्स जाती है। एक्सीलेंट है, मोरिंगा के जो जो पत्ते होते हैं, उसकी साग आप बनाइए, बहुत बढ़िया, उसके फूल की सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है।
जी। या आप वो मोरिंगा वैसे ही डाल दें, दाल में डाल दीजिए। हम लोग तो पालक के साथ जैसे जैसे डालते हैं दाल के अंदर, वैसे ही मोरिंगा के जो पत्ते उसमें डाल देते हैं और वो जी, सब्जी हमारे बन यहाँ जाती पत्ते का चलन कम है, लेकिन हाँ, मोरिंगा की जो फली है उसको ज़रूर खाया जाता है। है। बहुत ज़्यादा मोरिंगा की शौक फली से तो खाया। आपको अब देखेंगे सभी, लेकिन वो कल्पवृक्ष है सर, हुँ, उसका कोई भी पार्ट खराब नहीं होता। अब जैसे मोरिंगा के पॉट्स हैं, अब आप उसकी जो फली है आप उसको लीजिए, सांभर-वाभर में डाल के खाते ही हैं, हुँ, तो वो है। उसके बीज हैं, बीज भी बहुत बहुत प्रोटीनिश वैल्यू ज़्यादा है। वैसे ही पत्ते हैं, तो पत्ते भी आप ले सकते हैं, पत्ते की साग या सब्ज़ी आप बनाइए तो बहुत अच्छा बनता है उससे। तो रहन-सहन मेरा ये, मैंने कहने का एक मतलब है कि जो फूड है वो आप खुद ही तय करिए कि क्या फूड आपको सूट कर रहा है। जी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब मैं कहूँ कि आप ये हो सकता है कि वो जैसे साउथ में जो लोग हैं वो ज़्यादा चावल खाते हैं। हुँ, अब मैं नॉर्थ वाले को बोलूँ कि नहीं आप चावल ही खाइए, तो फिर कैसे पॉसिबल? वहाँ पे तो गेहूँ खाते हैं, वहाँ पे आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उनको वहाँ पे उतने ज़्यादा राइस सूट नहीं करेगा उनको। जी। तो खाना हल्का खाएँ हुँ, हुँ, और बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ, और जब भूख लगे तब खाएँ, ये जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी और भी अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, अब जैसे सोरियासिस में जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली वो नाखून अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है? वैसे ही घुटने अफेक्टेड हो जाते हैं कि आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस की कंडीशन होती है। उन सब के लिए मतलब सिर्फ आयुर्वेदा वाला ही नहीं चलेगा, वो थोड़ी और आगे जाके क्रोनिक कंडीशन बन जाती है। जी, तो उसमें क्या होता है कि आपको हो सकता है कि एलोपैथी के डॉक्टर्स की भी सहायता लेनी पड़े, उसमें जी, कोई हर्ज नहीं है। मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं मानता कि भाई सभी चीज़ का इलाज मेरे पास है, हुँ, ऐसा नहीं होता है। जी, आप लोग एक्सेप्ट करें कि भई हम कितना चल सकते हैं और वो हमारे लिए कितना कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या वो लोग सोचें कि वो हमें कितना कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हुँ, तो इसी तरह से अगर जो है वो उस पेशेंट को हमें रवाना कर देना चाहिए कि भई हाँ, इससे तो ये बढ़ गया है, तो इसके लिए ये आप उपचार हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन अभी एक्यूट लेवल है, बहुत ज़्यादा कंडीशन अभी फ्लेयर अप जो बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको एक्यूट कंडीशन है, तो फिर आप उसमें एलोपैथी दवाई ले सकते हो, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं। जी। मैं कभी भी उस चीज़ को मना नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब, अपने इसके अच्छे बाद डॉक्टर के साथ मैं जी, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जी, चूँकि कोई अब ये बात चली रही है मॉडिफ़िकेशंस की, फूड हैबिट्स की और इन सब की, तो अभी जो सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो इसमें अक्सर सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ती है। तो इस जी, दौरान पेशेंट को किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि वो जो फ्लेयर अप हो रही है समस्या, वो कम हो पाए, कम पेन हो उसको? बिल्कुल। सर ये सर्दियों में भी जो है ना वो ड्राइनेस बढ़ जाती है इस टाइम। दूसरा क्या है कि मॉइस्चर जो अपने नॉर्मल स्किन का मॉइस्चर भी वो भी कम हो जाता है। आप खुद देखिए, तो मॉइस्चराइज़ करके रखिए। मॉइस्चराइज़र का ये मतलब नहीं है कोई केमिकल मॉइस्चराइज़र लगाएँ, उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। आप कुछ नहीं, आप नारियल का तेल आप लगा सकते हैं, या आपको जो क्या बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपकी बॉडी के मॉइस्चर को वो बना के रखे, वो मॉइस्चराइज़र कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी में अब बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स जैसे होते हैं, उनको थोड़ा-सा अभी आप अवॉइड करिए। जैसे लोग बहुत ज़्यादा डाई लगाते हैं, ठीक है ना? जैसे हेयर वगैरह में डाई लगाते हैं, उसमें भी होते हैं। तो कॉस्मेटिक लगाते हैं, फेस-वेस पे बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक या पाउडर या फाउंडेशन और ये सब चीज़ें लगाते हैं। वो भी आप न्यूट्रल तरीके के लगाइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एसपीएफ सनब्लॉक इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि वो भी प्रॉब्लम करता है स्किन को। कोई भी जी, ऐसी चीज़ हो इरिटेशन के लिए हो, जो स्किन को इरिटेट कर सकती है, प्लीज़ उसका लेबल पढ़िए, एक बार गूगल में ज़रूर डाल के देखिए कि उसके इंग्रीडिएंट्स क्या है। तो आपको पता लग जाएगा कि वेदर ये आपको स्किन में प्रॉब्लम करेगी, नहीं करेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, सर्दियों में सबसे बेस्ट है कि आपको नॉर्मल आप गोले का तेल लगा लें, सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया मॉइस्चराइज़र है। जी, तो वो आप लगा के रख सकते हैं। जी, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट है आपको स्किन में मॉइस्चराइज़र के लिए आपको स्किन हाइड्रेट होनी चाहिए। मतलब पानी की जो मात्रा है, सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं। जी। हाँ, अक्सर ये पानी की जो इश्यू मात्रा होता है, है कि सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं, करेक्ट। हाँ, वो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो सब ड्राइंग बाय नेचर होता है, जी, लेकिन पानी की जो आपूर्ति है, वो पूरी होनी चाहिए। जी। इसका भी एक फ़ॉर्मूला है रवि सर, बिल्कुल इसका भी एक बताइएगा, फ़ॉर्मूला है। बताइएगा, बताइए। इसका एक फ़ॉर्मूला है कि जैसे उसमें बोलते हैं कि 3 मिलीलीटर पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर आवर। अब ओके, जैसे एक व्यक्ति के 60 साल के 60 किलो उनका बॉडी वेट है, जी, तो उनको इंटू 3 करिए, 180 मिलीलीटर पानी आपको चाहिए होता है 1 पर घंटे आवर, में, पर जी, आवर। जी। ये नॉर्मल अब गर्मियों में हो, सर्दियों में थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, लेकिन ये मोटा-मोटा ये 150 से 180 के बीच में रहता है, जो ओके। 60 किलो वेट पे। हुँ, सो 3 मिलीलीटर आप मोटा-मोटा मैं लगा के चलता हूँ। 3 मिलीलीटर बोलूँगा तभी वो जाके 2 मिलीलीटर पानी पिए, हुँ, हुँ, ठीक है ना? ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हुँ, तो अब ये पर आवर आप 10 घंटे काम करते हैं तो इंटू 10, तो इसलिए आपको हो गया 1.8 टू 2 लीटर ऑफ वाटर हो जाता है। अब कुछ लोग हुँ, मुझसे पूछते हैं कि कितना पानी पीते हैं? तो बोलते हैं कि हम 2 लीटर पानी पीते हैं, 3 लीटर पानी पीते हैं।
एक साथ पीने को कोई नहीं बोल रहा जी। है। आप खाना खा रहे हैं तो पी सकते हैं, लेकिन वरना फिर आप जैसे बैठते हैं तो कभी छोटा-सा एक बॉटल लेके बैठ जाइए 200 एमएल की, उसको 4 सिप में खत्म कर दीजिए 1 घंटे में। ओके, ये सही चाहे है। वो आपको हाँ, मतलब जो हाँ पर जी, आवर की बहुत रिक्वायरमेंट है, आप इंस्टेड ऑफ कि एक बार में आपने बहुत सारा पानी पी लिया, इससे अच्छा है कि आप जो उसको बांट करके रखिए कि 10 घंटे अगर आप हैं तो उसको जितने ब्रेकअप कर स्टार्टिंग हुए लीजिए। तो उसमें आप अपना पानी पीते रहें। ठीक है जी। सर, इसके बाद हम आगे एक चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने स्ट्रेस की और मानसिक स्वास्थ्य की बात करी थी, तो इसमें जो सोराइसिस है, इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि मतलब स्ट्रेस से तो आती भी है और साथ में फिर वो स्ट्रेस बढ़ाती भी है हमारा। हाँ जी। तो इसके जो मानसिक स्वास्थ्य है हमारा, और खासतौर से जो आपने बताया था कि वो बहुत सारे रोगी हैं, शर्म है, चिंता है, उसका स्ट्रेस होता है, या वो कपड़े का भी आपने बताया था कि फुल स्लीव के कपड़े पहनेंगे, बाहर जाने में थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये हुँ, जो इस तरह के चैलेंजेस हैं, वो किस तरह से निपट हुँ। सकता है एक व्यक्ति? देखिए इसके लिए तो एक तरह से जैसे है ना कि इसमें काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो इस वाले व्यक्ति को क्या होता है उनको हम लोग किस तरह से मैं किस तरह से करता हूँ बेसिकली सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, उनके जो स्ट्रेस पॉइंट्स हैं उनको कम करना और उनके जो कि उनके जो आउटलुक है उसको इम्प्रूव करना। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दूसरी चीज़ होती है कि आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का। तो आप जैसे समझ लीजिए आप इंटरनेट कोई भी होता है तो वो इंटरनेट के अंदर घुस जाता है और वो सारा का सारा वो चैट जीपीटी बता देता है। आजकल तो लोग डॉक्टर के पास कम जाते हैं, चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि ये जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा और ये आपके जो अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं, एक तरह से ये जैसे एक आप मोटिवेशन देते हैं ना, मोटिवेशन के लिए आपकी प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि किस तरह से प्रायोरिटीज़ है, आप उसको किसी से प्रायोरिटाइज़ करें। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करिए और उसके बाद उसकी आगे जाके उसके अब उसके साथ क्या देख सकते हैं, मतलब किस तरह से हम हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ दैट, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फोकस। हम्म। सो इस सभी चीज़ों पे अब मतलब आप समझ लीजिए कि एक मेडिसिन जैसे ही नहीं हमको उनको जैसे एक अपने अपने एक रिलेशन जैसे उनके साथ बात करके उनको उस लेवल से काउंसल करके अपन को लेकर आना पड़ता है। जी। तो ये उनको मतलब आप समझ लीजिए उनके जो पॉइंट्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, उन स्ट्रेसर्स के ऊपर अपन को ज़्यादा काम करना है। ओके। तो ये इस पे ज़्यादा काम करते हैं अपन। जी। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे। एक तो ये लॉन्ग टर्म रहने वाली डिजीज है, तो इसको जी, कैसे मैनेज किया जा सकता है और फ्लेयर अप को कैसे कम किया जा सकता है, ये तो खैर वैसे हमने काफ़ी हद तक डिस्कस भी कर लिया है। इसके साथ में जी। एक चीज़ और है जो ये कहती है कि मतलब हम जो कई लोगों को डाउट होता है कि स्किन से रिलेटेड जितनी डिजीजेस होती हैं वो संक्रामक होती हैं, या मतलब फैलती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की। तो इस जो गलतफहमी है खासतौर से सोराइसिस को लेकर के, उसको थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करें। बहुत बढ़िया सर। देखिए सर, सबसे पहली बात है सोरियासिस के बारे में ये है, वैसे स्किन डिसीज़ेज़ मोस्टली वो फैलती हैं एक-दूसरे से, लेकिन सोरियासिस कभी भी छुआ-छूत से कहीं नहीं बनता है कि आपने किसी को हाथ मिलाया है या किसी के साथ वो आप बैठे, उनके उनके साथ टच हो गया। सोरियासिस कभी भी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। मैंने जैसे बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये उस व्यक्ति के अंदर ही एक छोटी-सी लड़ाई चल रही होती है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम है। जी, मतलब ठीक है? इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या है ये। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है और जो कि आके वो स्किन पे प्रेसिपिटेट होती है, आप समझ लीजिए। ठीक है ना? हम्म। तो ये अपने दिमाग से निकाल लें, ये शंका निकाल लें कि भई ये चीज़ है, ये छुआ-छूत जैसा है, ये फैलती रहेगी, किसी को भी हो। लेकिन हाँ, ये हेरिडिटरी में फैल सकती है, हेरिडिटरी। अब जैसे आपके फादर को या ग्रैंडफ़ादर को हुआ है, तो वो हो सकता है या आपकी सब्सिक्वेंट जो जनरेशन है, उनको एक ये जा सकता है। ठीक है ना? दिस इज़ पॉसिबल, लेकिन एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति पे नहीं जाता। अब जैसे एक्जिमा वगैरह है, हो सकता है जाए वो किसी को प्रॉब्लम करे या स्किन की और भी प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शन है क्या बोलते हैं दूसरा आपको ये रिंगवॉर्म जैसे कंडीशंस हैं, ये सब फैल सकती हैं, लेकिन सोरियासिस कभी नहीं फैलता। सबसे पहले अपने दिमाग में आप बिठा लें कि ये सोरियासिस इज़ नॉन कम्युनिकेबल, मतलब ये कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती है। जी। तो सबसे तो और दूसरा क्या होता है लोग ये एक ट्रॉमा रहता है सर, एक स्टिग्मा है।
ये सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि भाई उन जो जिनके हाथों में सोरियासिस होता है तो उनसे हाथ कैसे मिलाएं, इनको भी प्रॉब्लम होती है, तो या उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, या उनके साथ बैठ के क्या बोलते हैं बातचीत नहीं हो पाती है, क्योंकि एक बहुत ही भ्रांति लगा रहती है लोगों को कि भाई ये फैल जाएगी, मुझे भी, मैं उनको देख लूं तो मेरे को भी हो जाएगा, या उसके साथ बैठूं तो मुझे हो जाएगा। तो ये भ्रांति आप निकाल दीजिए मन से कि ये फैलती है ऐसी। जी। तो डॉक्टर ठीक साहब है अब ये। हाँ जी अब चलते चलते आपसे दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं मेरे। सबसे जी पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मरीज आपके पास आता है या कोई मरीज जो इस वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए आप कौन से ऐसी तीन महत्वपूर्ण सलाहें देना चाहेंगे जो उसको फॉलो करनी चाहिए? महत्वपूर्ण तीन सलाह तो इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसे अपने इसी में बताया कि एक तो स्ट्रेस लेवल डाउन करिए, जो स्पेशली जो सोरियासिस के पेशेंट्स हैं, जी ये सोरियासिस से नहीं, हम अमूमन पूरी आप लगा लीजिए कोई भी बीमारी हो जिसको भी, चाहे डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो, तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टू मेंटल स्टेबिलिटी आप लेकर आइए, स्ट्रेस लेवल्स डाउन करिए, आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी चीज है डाइट, जो आपको पता है, ये डाइट में आप जैसा करिए कि एक आप सिर्फ ये चार्ट करिए कि भाई आपको कौन से फूड खाने के बाद आपको एलर्जी होती है या कुछ चीज ऐसे है या कुछ, वो उस चीज को आप ध्यान में रखिए, उस चीज को डॉक्टर आप साहब अवॉइड आपने करिए। बोला कि फूड हैबिट्स को चार्ट कीजिए, तो थोड़ा इसको और एलाबोरेट कर दें आप। हाँ, तो ये क्या करता हूँ मैं, अपने जो हमारे जो मरीज आते हैं उनको आते ही मैं कभी भी एकदम दवाई लिखना शुरू नहीं करता हूँ, जी क्योंकि दैट इज रॉन्ग। तो उनका जो है डाइट एंड लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बता देता हूँ, वो है मेंटेनेंस ऑफ फूड डायरी। जी ठीक है ना, लोगों को पहले डायरियां लिखने का आदत होती थी ना, लोग डायरी लिखते थे, अपने जर्नल लिखते थे, लेकिन अब किसी के पास टाइम नहीं है, मोबाइल में टाइम ज्यादा चला जाता है, तो वो एक 5 मिनट ले लें, तो रोज जो शाम को या सोने से पहले जस्ट एक नोट बना लें कि भाई ब्रेकफास्ट लंच डिनर या कुछ दिन उस दिन क्या खाया आपने, और नीचे लिखिए कि आपको उस दिन कैसा लगा, पानी कितना पिया, आपको कुछ और प्रॉब्लम हुई, खारिश जैसे स्किन की प्रॉब्लम वाले लोगों को कि भाई मेरे को आज इचिंग बहुत ज्यादा हुई है, या इसमें कुछ और मैंने नए लीजन्स देखे हैं, नए जगह पे और आ रहा है, तो ये चीज थोड़ा नोट करते चले जाए। अब वो जैसे आज वेनेसडे है, तो वैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके आप 2 महीने से 3 महीने आप चार्ट करिए, तो उसमें 3 महीने के अंदर अंदर आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि भाई आपको क्या चीज सूट कर रही है, क्या चीज आपको एलर्जी कर रही है। सो ये आप सबसे इम्पोर्टेंट। और लाइफस्टाइल में जैसे मैंने बताया कि भाई तीसरी चीज जो जैसे पॉइंट है, फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को करना, दूसरा डाइटरी चेंजेस, तीसरी जो चीज है आपको उसमें पानी की मात्रा, जैसे मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट एंड जिसमें फूड एंड इसमें। तीसरी चीज जो है उनकी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में क्या है कि थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, स्ट्रेस को थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे या वॉकिंग वगैरह करेंगे तो उनकी चीजें कम होती हैं, स्ट्रेस कम होता है, बॉडी का जो सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और बॉडी की जो ये चीज क्या बोलते हैं, जो ये टॉक्सिन लेवल्स है, टॉक्सिसिटी है, ये कम हो जाती है। और क्या होता है, पसीना वसीना आएगा तो बॉडी हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी, क्योंकि वहां से जो स्किन के नीचे भी नॉर्मल ग्लैंड्स होते हैं वो भी थोड़ा अपना काम करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कि जो हार्श केमिकल्स वाले सोप्स हैं एंड डिटर्जेंट्स हैं, उसको आप बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। इसमें कि आप देख लीजिए, उसमें पढ़ लीजिएगा सोडियम लॉरेल सल्फेट, SLS की जो मात्रा अगर ज़्यादा हो, पैराबेन हो, अगर ये चीज़ों की अगर ज़्यादा रहती है तो स्किन एलर्जीज़ और एक्जिमा ऐसी कंडीशन भी बढ़ जाती हैं। तो इन सब का ख़्याल रखें, ठीक है जी ना? जी और ज पानी बहुत इम्पोर्टेंट है सर, मैं वापस बार-बार उसी पे ज़्यादा करता हूँ कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, वो बहुत जी इम्पोर्टेंट है। जी ये बेसिक 3-4 चीज़ें हैं, उसके बाद तो फिर दवाइयाँ वगैरह होती हैं, तो वो बेसिकली उनको ऑन तो रेगुलरली डिपेंडिंग आपको अपॉन द लेना ही पेशेंट है। होता है। वो रेगुलरली लेना है, और यूजुअली मैं क्या करता हूँ, आई गिव इट फर्स्ट, जो है हम लोग 30-30 डेज का ही देते हैं, मैं एवरी मंथ मेडिसिन देता हूँ। ये नहीं देता कि भाई आप आपको ये 4 महीने खानी तो 4 महीने बाद आइए, ऐसा नहीं देते कभी। क्योंकि अगर यूजुअली आपको डॉक्टर साहब वो इसमें कितने समय के बाद जो आप मेडिसिन देते हैं वो पेशेंट को असर करने लगती हैं, या मतलब जो आपकी समस्या है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है? यूजुअली मैंने देखना शुरू किया है कि अगर प्रॉपर अगर इंस्ट्रक्शंस, अगर अक्यूट केस हो, मतलब जो हमारे पास जल्दी वाले केस आते हैं, बहुत जल्दी आइडेंटिफाई होके अगर आते हैं, तो आपको विद इन 7 to 10 डेज या 14 डेज के अंदर यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, आपको आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना? और अगर जैसे क्रॉनिक केसेस होते हैं, वो कभी हो सकते हैं 2 हफ्ते ले, 3 हफ्ते ले, कभी कभी 1 महीने के बाद भी वो मतलब वो रेमिशन होना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे रेमिशन की बात कर रहा हूँ, मैं क्योर की बात नहीं कर रहा जी सोरियासिस जी पे। तो रेमिशन होना शुरू हो जाता है, और काफी हद तक उनको फ्लेयर अप्स में भी जो है वो बहुत मतलब फ्रीक्वेंट फ्लेयर अप्स नहीं होते,
जैसे साल में 3 बार होता था, ये 4 बार होता था, अब 2 बार होगा, लेकिन फ्लेयर अप डिपेंडिंग आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल में होगा तो पक्का आपको फ्लेयर अप्स होएगा ही होएगा। उसको लेकिन उसकी इंटेंसिटी अपन कम कर सकते हैं, दैट कैन बी डन। तो मोर और लेस अगर एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल अगर व्यक्ति जीता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा है पेशेंट काफ़ी अच्छा प्रोग्नोसिस है इसका। जी कोई मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा होने नहीं वाले। जी The person will be able to lead a very, very normal life. थैंक यू सो जी, मच डॉक्टर देवासी, इंद्रनी देवासी। थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के एपिसोड में हमने लगभग जितने भी एस्पेक्ट्स इस बीमारी से जुड़े हुए हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। और आयुर्वेद और एलोपैथ की इंटीग्रेशन की भी डॉक्टर साहब ने बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल आयुर्वेद में ही आप आएँ। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी के ज़रिए भी आप ठीक हो सकते हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसको आपको अपनाना चाहिए। और जो चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले होता है, एक तो जेनेटिक्स का रोल प्ले होता है, दूसरा आपकी फूड हैबिट्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और सबसे बड़ा एक फैक्टर जो डॉक्टर साहब ने बताया वो आपका स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेवल जितना ज़्यादा आपका हाई होगा उतना ज़्यादा ये समस्या फ्लेयर अप होगी। और इससे अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो अपने आप को मॉइस्चराइज रखना, जो डॉक्टर साहब ने खाने या भोजन बताए हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना उनको फॉलो करना, और जो दूसरी हैबिट्स हैं उन सबको अगर आप देख के चलेंगे तो निश्चित रूप से जो इसके फ्लेयर अप होने की समस्या है वो कम होगी। और हो सकता है कि आपके विल पावर और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से ये आपकी बीमारी चली भी जाए। तो आज की जानकारी के लिए डॉक्टर डैनी बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी आपसे जुड़ते हैं किसी और एक विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।